Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स. व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल. किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती हैं, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें प्रोटीन्स उसका मेन पार्ट होती हैं. All proteins contain carbon, hydrogen and oxygen and nitrogen, while some contains phosphorus and sulfur. जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर चार चीज़ें होती हैं, डेट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फास्फोरस और सल्फ़र भी पाया जाता है, और कुछ प्रोटीन्स के अंदर आयरन और मैग्नीशियम भी उनके मालिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ होता है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखें तो केमिकली प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डिवाइन कर सकते हैं. डेटा प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी होती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में मिलके एक चेन बना रहे हैं. इस चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन. तो अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है. और प्रोटीन्स के अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं. अमाइनो एसिड्स. अगर हम प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स को देखें तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है. और अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ 20 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. प्रोटीन्स जो है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं. और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर सारे अमाइनो एसिड्स का एक ही जैसा होता है, यानी कि अमाइनो एसिड में दरमियान में एक होती है कार्बन एटम जिसको हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं. अल्फ़ा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ होता है. इसके अलावा अल्फ़ा कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और इसी तरह से अल्फ़ा कार्बन के साथ एक वेरिएबल ग्रुप अटैच होता है जिसको हम साइड चेन भी कहते हैं, और हम इसको आर से डोनेट कर सकते हैं. तो ये जो आर ग्रुप होता है इसका जितने भी 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं उनमें जो आर ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और इस आर ग्रुप की वजह से हम अमाइनो एसिड्स की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं. अमाइनो एसिड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो अमाइनो एसिड्स में दो जो है सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं, ग्लाइसिन की और एलानिन की. Dipeptides and polypeptides. Dipeptides and polypeptides are formed by the condensation of amino acids on the ribosomes under the instruction of messenger RNA, which takes these instructions from DNA, and this process is known as translation. डाईपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन के ज़रिए होती है, और अमाइनो एसिड की जो कंडेंसेशन होती है वो राइबोसोम्स में हो रही होती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है, और ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं. तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी कंडेंसेशन होती है, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं वो मैसेंजर आरएनए से मिल रही होती हैं. और इस तरह से मैसेंजर आरएनए जो है वो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो डीएनए से ले रहा होता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन. फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड. डाईपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि दो अमाइनो एसिड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्सल निकलता है और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन निकलता है. तो हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर बना देते हैं, और ये जो वाटर है वो इस प्रोसेस से रिलीज़ हो जाता है. तो इस तरह से एक बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है. ये बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान और अमाइनो ग्रुप के दरमियान. ये बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड.
और इस तरह से वो प्रोडक्ट जो कि 2 अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है, उस प्रोडक्ट को कहा जाता है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड को कहा जाता है अमाइनो एंड यानी अमाइनो टर्मिनल, और इसको हम एन से डोनेट करते हैं, और डाईपेप्टाइड का जो दूसरा एंड होता है उसको कार्बोक्सिलिक टर्मिनल कहा जाता है और इसको सी टर्मिनल भी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड, और जब अमाइनो एसिड्स 2 अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक और अमाइनो एसिड भी ऐड हो सकता है। तो ये जो अमाइनो एसिड ऐड होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड सी टर्मिनल वाली साइड से उसमें ऐड होता है, यानी कि जब 3 अमाइनो एसिड्स आपस में मिल जाएंगे तो वो आपस में मिलके एक ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे। ट्राईपेप्टाइड कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स को। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास ग्लाइसिन की एग्जांपल है। तो ग्लाइसिन के जब 3 आपस में अटैच होते हैं तो आपस में मिल के ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं, और इस तरह से ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, when several amino acids are linked together by many peptide bonds, the polypeptide chain is formed। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए अटैच होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनती है, उस लॉन्ग चेन को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशंस इन प्रोटीन्स, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो प्रोटीन्स के बेसिकली 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो जब एक पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होता है, बिल्कुल सीधी फॉर्म में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और जिसके अंदर अमाइनो एसिड का एक ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है और अमाइनो एसिड का एक ख़ास किस्म का नंबर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जितनी भी प्रोटीन्स हैं, जब प्रोटीन्स की जब सिंथेसिस हो रही होती है राइबोसोम्स के ऊपर, तो तब जो है प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही नहीं रहती, बल्कि प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। तो प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करके कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरी है प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स और बी प्लेटेड शीट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है? ऑपोजिट चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स के दरमियान। तो ऑपोजिट चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और कुछ केसेस में प्रोटीन्स का जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्फ़ा हेलिक्स में और अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो कुछ प्रोटीन्स के अंदर अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो फोल्ड हो जाती है, बार बार अपने इर्द गिर्द जो है वो फोल्ड होती है आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए और डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए, और कन्वर्ट हो जाती है एक ग्लोबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और कुछ प्रोटीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं जिसमें एक से ज़्यादा ग्लोब्यूल्स अटैच हुए होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ज़रिए, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड किसी भी पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही होगा तो प्रोटीन की फंक्शनिंग भी सही हो सकेगी। और इस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डिपेंड करता है डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस किस तरह से है। तो अगर डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स ज़रा से भी एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंज आ जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत से डिफेक्ट्स काज हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की, जो कि एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी जो शेप होती है वो डिस्क की तरह की होती है और ये देखने में इस तरह से लग रहे होते हैं जिस तरह के डोनट्स होते हैं। डोनट्स के दरमियान में तो सुराख होते हैं ना, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के दरमियान में सुराख नहीं होते। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स में से मूव कर रहे होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन,
और ये जो प्रोटीन है ये क्या करती है, लंग से ऑक्सीजन लेती है और बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, जिसको हम HbA से डोनेट करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो 2 जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं उनके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो 2 बीटा चेन्स होती हैं उनके अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जब किसी भी इंसान को सिकल सेल अनीमिया की डाइजीज़ हो जाती है तो उसकी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। पहले तो उनकी जो शेप है वो डिस्क की तरह की होती है ना, लेकिन बीमारी होने के बाद, सिकल सेल अनीमिया की बीमारी के बाद अपनी शेप चेंज करके बिल्कुल सिकल और क्रेसेंट की तरह अपनी जो है वो शेप बना लेते हैं। तो सिकल सेल्स के अंदर अब जो है हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल नहीं होगी, अब सिकल सेल्स के अंदर अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगी, जिसको हम सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसको हम HbS से डोनेट करते हैं। तो सिकल हीमोग्लोबिन जो है क्या करती है कि सेल्स के साथ बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है और ये सेल्स के साथ स्टिक हो जाती है। ये जो हमारे पास सिकल सेल्स होते हैं ये इतने स्टिकी होते हैं कि जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर से पास करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स के साथ जो है स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से हम हमारी लिम्स में और ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो सकता और इस तरह से हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो है हमें पेन फील होता है और हमारे ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो सिकल सेल अनीमिया की जो बीमारी है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से काज होती है, यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से काज हो रही होती है। हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, लेकिन जो सिकल सेल के जो हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं, सिकल हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलाइन आ जाती है, यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस से सिकल सेल अनीमिया की जो बीमारी है वो काज हो रही होती है। Classification of proteins. Based upon structure and shape, proteins can be classified into the 2 groups. प्रोटीन्स को हम उनके स्ट्रक्चर और शेप की बेस पर 2 तरह की ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डेट आर फिब्रियस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिब्रियस प्रोटीन्स की। फिब्रियस प्रोटीन जो है वो उनकी जो शेप को देखें तो उनकी शेप जो है वो फाइबर और फिलामेंट की तरह की होती है और फंक्शन के दौरान जब फिब्रियस प्रोटीन्स फंक्शन कर रही होती हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। फिब्रियस प्रोटीन्स एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं होती, इनकी नेचर इलास्टिक होती है और इनसे क्रिस्टल्स भी नहीं बन सकते, यानी ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। फिब्रियस प्रोटीन्स की अगर हम एग्जांपल को देखें तो फिब्रियस प्रोटीन्स में हमारे पास एग्जांपल है कोलेजन, फिब्रिनोजिन, एक्टिन, मायोसिन और केराटिन की। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की शेप देखें तो इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल और ग्लोबुलर की तरह की होती है और फंक्शनिंग के दौरान ग्लोबुलर प्रोटीन्स टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं। एक्वस मीडियम के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स सोलुबल होती हैं, इनकी नेचर इनएलास्टिक होती है, यानी ये इलास्टिक नहीं होती और इनकी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हमारे पास एग्जांपल है इंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ और चैनल प्रोटीन्स की। रोल ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स के रोल को देखें तो सेल्स के अंदर प्रोटीन्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन सेल के इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सेल के अंदर बहुत से फंक्शंस में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी पार्ट्स की कंपोजिशन करती हैं या फिर हमारी बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करती हैं, तो जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल रोल, यानी प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में एग्जांपल है बॉडी मूवमेंट की या फिर जर्म्स के अगेंस्ट डिफेंस की, तो इसको कहा जाता है फंक्शनल रोल। सबसे पहले हम प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल रोल को देख लेते हैं कि प्रोटीन्स का हमारे बॉडी के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चरल रोल होता है। तो वो प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं वो 4 तरह की होती हैं: कोलेजन, इलास्टिन,
केराटिन एंड हिस्टोन। सबसे पहले हम देखते हैं कोलेजन को। तो कोलेजन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो बोन्स और कार्टिलेज होता है उसको उसके मैट्रिक्स को इस्टेब्लिश करता है, यानी बोन्स और कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन है इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें एग्जांपल है टेंडोन्स की और लिगामेंट्स की, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ केराटिन। केराटिन प्रोटीन हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, जैसे कि हेयर हो गया, हमारे नेल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, जानवरों के अंदर पर होते हैं, यानी कि उनके हॉर्न्स होते हैं या फिर उनकी जो बीक होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, हमारे जो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है उसको अरेंज करती है, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए की अरेंजमेंट जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ज़रिए होती है। अब अगर हम प्रोटीन्स का फंक्शनल रोल देखें, यानी कि प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल के लिहाज से अगर प्रोटीन्स की टाइप्स देखें तो प्रोटीन्स की डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहली टाइप है प्रोटीन के हमारे पास इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स की नेचर भी प्रोटीन की तरह की होती है और ये इंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनको तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स की नेचर भी प्रोटीन्स की तरह की होती है और हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इस एग्जांपल है इसमें ग्लूकोज़ की। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज़ लेवल की रेगुलेशन है, यानी ग्लूकोज़ का लेवल किस तरह से मेंटेन रखना है, ये कैल्शियम का लेवल किस तरह से मेंटेन रखना है, डाइजेशन किस तरह से होनी है, या फिर ब्लड प्रेशर किस तरह से होना है, तो ये सारे जो काम है वो हार्मोन्स का रहे होते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल प्रोटीन है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ भी एक प्रोटीन्स हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स के ज़रिए कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है, यानी कोई बाहर से कोई चीज़ आ जाती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है और बाज़ औक़ात हीमोग्लोबिन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें फिब्रिनोजन का बहुत ही एक अहम रोल होता है। ओवलब्यूमिन एंड केसिन। ओवलब्यूमिन एंड केसिन क्या कहते हैं, ओवलब्यूमिन की सबसे पहले बात करें तो ये एग का जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसके अंदर पाया जाता है और जो केसिन है ये हमारे जो मिल्क में एक केसिन क्या हमारे मिल्क में एक प्रोटीन है, उसका नाम है केसिन और ये दोनों है ये इन्वॉल्व होती हैं अमाइनो एसिड्स की स्टोरेज में। ये हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स की स्टोरेज होती है वो ओवलब्यूमिन और केसिन के ज़रिए होती है। I hope students you have gained the concept of proteins. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.